स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। आज 31 अक्टूबर है और कल 1 नवंबर 2023 से स्वीडन में वर्क परमिट के लिए नई तनख्वाह का जो कानून है वो नाफिज हो जाएगा। आज के व्लॉग में हम ये बात करेंगे कि कितने लोग हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं, क्या उनके लिए कोई ऐसा हल मौजूद है कि जिसकी वजह से उनका वर्क परमिट एक्सटेंड हो सके, उन लोगों का क्या बनेगा जिनका वर्क परमिट अभी प्रोसेस में है, और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वो अपनी तनख्वाह के साथ जो अजाफ़ी अलाउंस होते हैं या ओवर टाइम होता है या कोई उनको अजाफ़ी जो रकम मिलती है क्या वो भी उसमें शामिल कर सकते हैं। इस तरह के बहुत से जो हैं वो सवालात हैं और आज की ये जो वीडियो 31 अक्टूबर 2023 को ये रिकॉर्ड की जा रही है। अब तक की जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इसमें शामिल है। इसमें स्वीडिश टेलीविज़न पे जो रिपोर्ट्स आई हैं, रेडियो पे, अखबारात में, उन सब का जो है वो अहाता करते हुए ये व्लॉग आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि कल 1 नवंबर 2023 से स्वीडन में वर्क परमिट का नया कानून जो है वो नाफिज हो जाएगा। इसके बारे में हुकूमत ने कोई ऐसी बात नहीं की कि इसको डिले किया जाएगा या इसमें किसी को इस्तिस्ना दिया जाएगा, किसी को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो मतलब ये है कि कल से 1 नवंबर से जो स्वीडन में वर्क परमिट लेने के लिए मिनिमम जो सैलरी है, कम से कम तनख्वाह, वो 27,360 यानी 27,360 स्वीडिश क्रोन महीने की होनी चाहिए। ये है टैक्स से पहले, टैक्स तो बाद में जो है वो डिडक्ट किया जाता है। और ये तनख्वाह उन्होंने बनाई है जो स्वीडन की इस वक्त औसत तनख्वाह है वो 34,200 है, तो उसका 80% जो है उन्होंने बनाया है। अब स्वीडिश टेलीविज़न ने इस पर रिपोर्ट दी है, मीडिया ने भी दी है कि तकरीबन 8,000 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त स्वीडन में मुख्तलिफ ब्रांचेस में काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह जो है वो इससे कम है और ख़तरा ये है कि उनका वर्क परमिट जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा और उसकी वजह से उनको शायद स्वीडन से जाना पड़े। स्वीडिश टेलीविज़न ने जो रिपोर्ट दी है वो आप स्लाइड में देख सकते हैं कि वो लोग जो यहाँ बाहर बेरीज़ वगैरह होती हैं उनको इकट्ठा करते हैं, ब्लूबेरीज या मतलब स्ट्रॉबेरीज़, बाकी या जो वहाँ पे खेतों में वगैरह में काम करते हैं वो 3,559 हैं, 3,559। उसके बाद वो लोग हैं जो रेस्टोरेंट्स वगैरह की ब्रांच में काम कर रहे हैं वो 1,895, 1895। और इसी तरह जो कुक हैं और जो उससे रिलेटेड जॉब्स कर रहे हैं वो हैं 1,520, 1,020। और जो सफाई की ब्रांच में स्तैद जॉब करते हैं, क्लीनिंग का जॉब, वो तकरीबन 1,369। तो ये कुल मिला के तकरीबन 8,000 के करीब लोग बन रहे हैं। एक अखबार ने 5,000 की फ़िगर दी है, लेकिन ये स्वीडिश टेलीविज़न की जो फिगर है ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी मुस्तनद है। इसका मतलब ये है कि ये 8,000 वो लोग हैं जिनका स्वीडन में रहना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। इस हवाले से स्वीडिश टेलीविज़न ने, रेडियो ने मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ दिए हैं और उन लोगों ने बिल्कुल सही बात की है कि हम कई साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अब हम सोसाइटी को समझते हैं, हमने सोसाइटी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है और अगर ये कानून बना भी है तो ये नए आने वालों के लिए होना चाहिए था। और इंसाफ भी यही है, जो लोग ऑलरेडी प्रोसेस में थे उनको इस कानून की भेंट चढ़ाना ठीक नहीं है। इस पर स्वीडन से भी बहुत सी आवाज़ें उठी। आपने मेरे कई व्लॉग्स देखे होंगे, जैसे स्वीडन का जो शुमाली शहर है खलफ्तियो, वहाँ पे जो कम्यून के जॉब में लोग कर रहे हैं, तकरीबन 200 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके जॉब ख़त्म हो जाएंगे, जिनका वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होगा और उनकी तनख्वाहें इससे कम है। और साथ ही वहाँ जो शुमाली शहर उमियो में है, वहाँ पर यूनियन ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि आप गैर यूरोपीय लोगों के लिए तनख्वाह की इतनी हद रख रहे हैं, तो जो लोग स्वीडिश लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह भी तो फिर कम से कम 27,360 होनी चाहिए। बड़ा ये जेन्युइन था। जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे उनको चाहिए लेबर, वहाँ पे उसका जो है वो उसको अपने कानून के मुताबिक उनकी हेल्प कर देंगे। जैसे अभी एस्केस्टुना हॉस्पिटल में जो नर्सें हैं, अंडर नर्सिस, वहाँ पे उनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्वीडन में आपको पता है कि सेहत के शोबे में डॉक्टर्स, नर्सिस, अंडर नर्सिस, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बहुत से बाहर से भी लोग आके यहाँ पे काम करते हैं, हालांकि उसमें काम के लिए आने का तरीका थोड़ा मुश्किल है, लंबा है। बहरहाल एस्केस्टुना ने उन्होंने किया कि जिन नर्सिस की तनख्वाहें
27,360 से कम थी, उनका वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हो रहा था और उनको ज़रूरत थी, उन्होंने उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं और उन्होंने कहा जी कि हम इनको लूज़ नहीं करना चाहते और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत हुकूमत गलत कर रही है, हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि स्वीडन को बहुत से शोबों में जो है वो लोगों की ज़रूरत है और इतनी तनख्वाह नहीं मिलती। हेल्थ के शोबे में उन्होंने कहा जी कि बाहर से अगर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आता है तो उसको 5 साल लगते हैं काम करने के लिए। अब उस 5 साल में उसकी तनख्वाह इतनी नहीं होगी, वो शुरू से काम कर रहा है, वो लैंग्वेज सीख रहा है। इसी तरह जो अंडर नर्सेज दूसरे आते हैं उनको भी काफ़ी टाइम लगता है और उस दौरान उनकी तनख्वाहें स्वीडिश लोगों के बराबर नहीं होती। वो कम तनख्वाह से काम शुरू करते हैं, फिर 1-2 साल के बाद वो उस मुकाम पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये बहुत गलत फ़ैसला है, गैर मुनसिफाना फ़ैसला है, इसके स्वीडन को जो है वो नताइज भुगतने पड़ेंगे। 2 और जो फर्में थी, एक जो सफाई से रिलेटेड फर्म थी, उनके जो मुतल्लिका हेड थे, उन्होंने भी इंटरव्यूज़ में यही कहा कि हमें अगर यहाँ के लोग मिले तो हम यहाँ के लोगों को रखेंगे, लेकिन जब हमें लोग ही नहीं मिलेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। अब ये जो सैलरी मैंने बताया कि ये जो इस वक्त सैलरी है वो उसका 80% है और ये इसका जो तयन है या ये फ़िक्स होती है 20 जून को। तो इसमें ये चीज़ है कि जिन लोगों के वर्क परमिट के केसेस माइग्रेशन बोर्ड के पास 20 जून 2023 से पहले के गए हुए हैं, अभी दरख्वास्त पे फैसला नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी एप्लीकेशन 20 जून 2023 से पहले सबमिट करवा दी थी, भेज दी थी, उनके लिए तनख्वाह 27,360 नहीं है बल्कि उनके लिए 26,560 है। और उसके बाद जिन्होंने 21 जून के बाद अपने केसेस जमा करवाए हैं उनके लिए तनख्वाह 27,300 जो है वो 60 क्रोन होगी। इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि तनख्वाह वो काउंट की जाएगी जब आप अपनी दरख्वास्त भिजवाएंगे। मसलन जिन लोगों ने अभी दरख्वास्त भिजवा दी है फॉर एग्ज़ाम्पल और उनका फ़ैसला अगले साल जुलाई तक नहीं होता, तो जून के बाद नई तनख्वाह आ जानी है, लेकिन उनको नई तनख्वाह इफ़ेक्ट नहीं करेगी। अब इसमें बहुत से जो है वो सवाल बनते हैं लोगों के। एक तो पहले मैंने व्लॉग बनाया था कि जिसमें ये बताया था क्लियरली कि 2 जॉब करके आप जो है वो तनख्वाह पूरी नहीं कर सकते, आपको एक ही जॉब करनी है, या एक जॉब और एक बिज़नेस नहीं आप कर सकते कि एक जॉब से तनख्वाह आए बिज़नेस से आए, वो आप उसको मिला नहीं सकते। काम करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आप वर्क परमिट के लिए वो आपके लिए सिर्फ एक ही तनख्वाह करनी है। अब कुछ लोगों के सवाल यह है कि एक ही तनख्वाह में कुछ उनको अजाफी अलाउंसेस मिलते हैं, ओवर टाइम मिलता है, क्या वो भी इसमें इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड। तो इसमें बेसिकली ये है कि माइग्रेशन बोर्ड ने जो आपकी बेसिक सैलरी, जिसको स्वीडिश में ग्रुंड लोन कहते हैं, ग्रुंड लोन की बुनियाद पे वो जो है वो आपका तयन करेगा। इसमें अगर आपके अलाउंसेस हैं या आपको अजाफी तनख्वाह मिलती है और वो रेगुलर बेसिस पे मिलती है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, वो उसमें इंक्लूड हो जाएगी। मसलन अगर कोई आदमी किसी जगह पे काम करता है, उसकी तनख्वाह 26,000 स्वीडिश क्राउन है और साथ ही उसको 2,000 कोई अजाफी, फॉर एग्जांपल उसके पास कोई ज़िम्मेदारी है या इंचार्ज है या कुछ कर रहा है या वहाँ पे वो ऑर्डरिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके लिए 2,000 उसको एक्स्ट्रा देते हैं और वो भी उसको रेगुलरली मिल रही है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में है, वो उसमें शामिल हो जाएगी। या उसके अलावा कोई और अलाउंस उसको अगर कोई मिल रहा है और वो क्लियरली आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है जॉब का उसमें होना चाहिए। जॉब कॉन्ट्रैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से मैं बहुत जल्द व्लॉग में बनाऊंगा। कलेक्टिव आफ्ताल आपने सुना है, कलेक्टिव एग्रीमेंट, इसके बारे में अक्सर लोग बात करते हैं, ये है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और इसका फ़ायदा क्या है। बहरहाल ये हम अगली दफ़ा बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि अगर आपको वो पैसे मिल रहे हैं और उसकी आप उसका टैक्स पे हो रहा है, या उसके एक तो हो गया ग्रुंड लोन और दूसरा उसके साथ एडिशनल जो तनख्वाह लोन है 3 लाख भी अगर आपको रेगुलरली बेसिस पे मिल रहा है तो उसको आप काउंट कर सकते हैं, वो आपका बन जाएगा। लेकिन जो ओवर टाइम है वो आपको पैसे मिलते हैं, वो उसमें शामिल नहीं है। ओवर टाइम आपको कभी मिल रहा है, बेशक रेगुलरली भी मिल रहा हो, अगर वो ज़ाहिर आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा कि इसने इतना ओवर टाइम करना है। या इसके अलावा अगर आपको कोई और आप यूनियन के लिए फॉर एग्जांपल काम करते हैं, तो बाज़ औक़ात लोग अपनी जगह पे यूनियन के लिए काम करते हैं तो उनको 5% या 5% अमूमन होता है, वो तनख्वाह यूनियन की तरफ से मिल जाती है। अमूमन उसी तनख्वाह में शामिल होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपको अजाफी भी मिल रही है तो वो भी उसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी रेगुलर तनख्वाह नहीं है। इसी तरह अगर बाज़ जगह पे जो लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, उनको आने जाने का अलाउंस मिलता है,
या किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल घर के लिए कुछ पैसे मिल रहे हैं या खाने पीने के लिए मिल रहे हैं, तो उसको तख्तामंद कहते हैं। अगर वो रेगुलर बेसिस पे है, लंबे अरसे के लिए है, तो वो उसको आप शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की 2 साल की एम्प्लॉयमेंट है और वो जो है वो वेस्टरोस रहता है और वहाँ से वो स्टॉकहोम आ रहा है और उसको 2000 इजाफी दे रहे हैं, 3000 दे रहे हैं और वो रेगुलरली दे रहे हैं लंबी मुद्दत के लिए, वो उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर वो शॉर्ट टाइम के लिए दे रहे हैं, 2-3 महीने के लिए दे रहे हैं या थोड़े पैसे दे रहे हैं, उसकी अमाउंट कम है, तो वो नहीं आएगी। मुख्तसरन ये कि आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, आपको जो चीज़ आ रही है उसके आप जो है वो टैक्स उसमें आप पे कर रहे हैं, तो वो आपका जो है वो काउंट हो जाएगा। तो इस हवाले से जो जिसको आप इनकम कहते हैं ना, इनकम ऑफ द सेंस, वो अगर आपको मिल रही है तो वो आप इसको इंक्लूड कर लेंगे। बहरहाल अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो माइग्रेशन बोर्ड ने एक लिंक दिया है जो मैं इस व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप उसको खोल के उसको देख लें। उसमें वो कैलकुलेटर उन्होंने दिया, उसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि इस व्लॉग से बहुत से लोगों की जो कन्फ्यूजन थी इस हवाले से वो दूर होगी कि कौन सी वो अपनी आमदनी वर्क परमिट के लिए जो है वो उसको काउंट कर सकते हैं या माइग्रेशन बोर्ड काउंट करेगा। बहरहाल मज़ीद अपडेट्स अगर होंगी तो वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इन व्लॉग्स की सूरत में आपके सामने पेश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए।